तो आप बच्चों आज स्टार्ट किया जाता है। एक सेकंड होगी। आइए स्टार्ट किया जाता है कैश बुक का। ये जीएसटी का क्वेश्चन है और जीएसटी के क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं जब जीएसटी इंक्लूड होती है। बच्चों कॉन्सेप्ट वही होगा जो अभी आपने पढ़ा था, जो कल की डेट में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। कैश बुक का कॉन्सेप्ट क्या था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जो भी हमें कैश रिसीव होगा वो डेबिट साइड में जाएगा, जो भी कैश पेड होगा वो क्रेडिट साइड में जाएगा। इतना ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था। और कैश बुक में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को हम नहीं लिखते। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ जाएंगी। बस सिर्फ आपके माइंड में क्या एक बात होनी चाहिए, एकदम सिंपल सी, कि हमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को लेना है और ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि पैसा आया है या गया है। यहां तक कोई दिक्कत है? पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा हुआ है बच्चों? तो इस क्वेश्चन में पहला ट्रांजैक्शन जो है 1 अप्रैल को वो है कैश इन हैंड। जब भी क्वेश्चन में कैश इन हैंड देता है तो ये हमेशा डेबिट साइड में जाएगा कैश बुक के। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले से कैश है, आपके पास पहले से कैश है, मतलब आपके पास बैलेंस बीडी है। तो आप इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कभी भी अगर आपको ओपनिंग कैश बच्चों दिखाई देता है क्वेश्चन में तो कैश बुक में कहाँ जाएगा? वो कैश बुक में जाएगा डेबिट साइड में। और क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, क्योंकि हमारे पास पहले से कैश है। तो डेबिट साइड में कैश बुक में हम टू बैलेंस बीडी लिख कर 25,000 लिख दीजिएगा। पहले ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम? चलो, तो हमेशा याद रखिएगा आगे फ्यूचर में भी किसी क्वेश्चन में कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होता है तो हमेशा हम टू बैलेंस बीडी लिखेंगे और कैश बुक में डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ? कैश सेल्स। जैसे ही पता चला सही तो कैश सेल्स है। अगर हम सेल्स होगी हमारी तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो ये कहां पे लिखा जाएगा? डेबिट साइड में। ठीक है, अब बच्चों देखो पैसा आएगा, कितना आएगा? 12,000। तो आप डेबिट में डाल दीजिएगा कैश सेल्स 12,000। लेकिन सर इसमें ये भी लिखा है जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी। ये जीएसटी क्या होती है? जीएसटी मेरे ख्याल से सभी को पता होगी, या किसी बच्चे को नहीं पता तो बताओ, जीएसटी पता है कि नहीं पता? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी जीएसटी, एस जीएसटी पता है? बताओ बच्चों। क्या पता है बेटा? चलो, सिर्फ जीएसटी आपने कहा से मुझे सिर्फ जीएसटी पता है। जीएसटी का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आगे बेटा इसके आगे सी लग जाता है तो सी का मतलब होता है व्हाट? कौन बताएगा मुझे? जल्दी बताओ, जिसे भी आता हो जल्दी से बताओ, मैं भी देखूं कौन 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 जानता है। जल्दी बोलो। किसी को नहीं पता जीएसटी जीएसटी क्या होती है? एनीवन? कुछ तो बोलो यार कि हाँ सर हमें पता है या हमें पता है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए। चलो एस का मतलब स्टेट हो जाएगा। तो इतना इतना देख के बताने की क्या, इतना देख के बताने की क्या जरूरत है बेटा? हाँ, देखो जीएसटी का मतलब तो नॉर्मल सी चीज है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का मतलब, जीएसटी का मतलब है, जी का मतलब गुड्स, एस का मतलब सर्विस और टी का मतलब टैक्स। जब इसके पहले सी लग जाता है तो सी का मतलब हो जाता है सेंट्रल। तो सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एस का मतलब होता है, जब एस जीएसटी लिखा हो तो इसे कहते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
और एक बच्चों आता है आईजीएसटी। कभी कभी आपको आईजीएसटी भी देखने को मिलता है। तो जीएसटी का मतलब तो वही हुआ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब से ये इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? जब दोनों जीएसटी कंबाइंड हो जाती है ना, सीजीएसटी और एसजीएसटी जब कंबाइंड हो जाती है तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो और ये लगता कब है? जब हम दो स्टेट्स के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, जिस तरह यूपी और एमपी के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होगा, तो वहां पे आपको आईजीएसटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? आईजीएसटी, combined of CGST and SGST. इट इज कॉल्ड आईजीएसटी। बस आईजीएसटी नाम इसलिए हो जाता है जब ये टू अनदर स्टेट्स के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पे आईजीएसटी देनी पड़ती है। और जब विद इन अ स्टेट कोई ट्रांजैक्शन होता है, सिर्फ यूपी में ही आपने कोई भी सामान परचेज किया या सेल्स किया, या एमपी में आपने कोई सामान परचेज किया सेल्स किया, तो बच्चों जो विद इन अ स्टेट होता है वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगती है, और जब दो स्टेटों के बीच में होता है तो आईजीएसटी लगती है। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है? सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी के बीच में नहीं दिक्कत है। चलो तो अब हम आते हैं अपने बेटा सेकंड ट्रांजेक्शन पे। यहाँ पे अप्रैल 3 में जब बच्चों कैश सेल्स हुई, तो जब भी आप सामान बेचोगे तो भाई टैक्स तो टैक्स होता है, या तो टैक्स आपको देना पड़ेगा या तो टैक्स आपको मिलेगा। दो ही चीज होगी, या तो आपको टैक्स देना पड़ेगा या तो आपको टैक्स मिलेगा। तो बच्चों जब हम सामान अपने कस्टमर्स को बेचते हैं, सेल्स होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने कस्टमर से टैक्स को लेते हैं। तो हमारा कस्टमर हमें टैक्स देता है, ठीक है, तो हमें टैक्स तो मिलेगा। तो सेल्स पे टैक्स मिलता है और परचेस पे टैक्स देना पड़ता है। जब भी सामान बेचेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आपको मिलेगी, और जब भी आप सामान खरीदोगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी देनी पड़ेगी। तो यहां पे बच्चों आप 12,000 डेबिट में लिखेंगे। इसके बाद इसी 12,000 का 6% आप निकाल लेंगे। कितना? 12,000 का 6% कितना आएगा? 720। तो 720 सीजीएसटी का और 720 एसजीएसटी का अलग अलग। 720 ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी, ये दोनों ही आपको मिलेगा क्योंकि सेल्स पे जीएसटी आपको मिलती है। तो ये भी 12,000 कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। इसके साथ ही साथ 720 भी डेबिट में जाएगा और एसजीएसटी भी डेबिट में जाएगा। नाम क्या लिखेंगे? 2 सीजीएसटी, 2 एसजीएसटी और 2 सेल्स। तो ये तीनों ही चूंकि आपको मिलेगा इसलिए तीनों के तीनों डेबिट में जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ बेटा, कोई दिक्कत? चलो आगे आइए। बेटा यहाँ पे क्या लिखा? फिफ्थ वाले में कैश परचेज। बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। इसका बेटा देखो, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। क्योंकि हमारे पास से पैसा जाएगा बैंक में, तो कहाँ लिखेंगे इसे? क्रेडिट साइड में। वेरी गुड। पेड वेजेस, पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। ये भी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा 12th में देखो क्या लिखा है? ब्रॉड फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा, तो बताओ पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो ये क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब हम पैसा देंगे तो हमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना, तो ये भी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। 4,000 का 6% निकाल देंगे। 4,000 का 6% तो 240 आ जाएगा। 240 सीजीएसटी और 240 एसजीएसटी। मतलब ये 4,000 आपका क्रेडिट में जाएगा,
240 भी जाएगा, ये भी 240 जाएगा। तो ये तीन चीज आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि तीनों ही आपके पास से जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलो इस ट्रांजेक्शन को बच्चों ध्यान से देखना। 15 अप्रैल, पहले हम यहां तक पढ़ेंगे कैश सेल्स सीजीएसटी, कैश सेल्स प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 6% ईच 30,000। मतलब क्या हुआ इसका पता है? हमने सामान बेचा, कैश सेल्स, कैश में सामान बेचा जिसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इंक्लूड था। वो कितने का था बच्चों? 30,000 का। यहां तक कोई दिक्कत है? तो जब भी सामान बेचोगे पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो ये डेबिट में लिखेंगे। तो ये 30,000 कैश सेल्स के नाम से आप डेबिट में लिख देंगे। कोई दिक्कत? इसके बाद इसका 6% जीएसटी निकाल के डेबिट में लिख देंगे क्योंकि वो भी तो आएगा आपके पास। कोई दिक्कत? ये भी डेबिट में, ये भी डेबिट में। 6% 30,000 का निकाल लेंगे। अब इसके बाद देखो बेटा, इसमें से आपने बैंक में कितना जमा किया? कब जमा किया? 16 अप्रैल को। ये ट्रांजैक्शन 15 को था, तो 15 को ये डेबिट में आप लिखेंगे। 16 तारीख को आप जो है इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि 20,000 रुपए आपने बैंक में जमा किया, तो आपके पास से पैसा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये 20,000 आपके पास से जाएगा, ये क्रेडिट में आएगा, बाकी ये डेबिट में आएगा और ये भी दोनों डेबिट में आएंगे। यहां तक समझ में आ गया? चलो, किसी बच्चों को कोई डाउट है पूछ लो कि सर मुझे अभी नहीं समझ में आया, तो मैं बता दूंगा। किसी को कोई भी डाउट है? अभी मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा दूंगा। फिलहाल अभी मैं चीजों को समझाया हूं इसलिए अच्छे से समझ लो, ठीक है? आइए इसका बच्चों देखते हैं 18 में, ब्रॉट गुड फ्रॉम मिस्टर राम। बताओ ये कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में? क्यों क्रेडिट में आएगा? चलो बेटा ये कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा? ये क्या कैश ट्रांजैक्शन है क्या? ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन कभी भी नहीं आता। यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब बेटा इसके बाद हमने पेमेंट दी इनको। भाई इनसे हमने जब सामान लिया था कब? 18 अप्रैल को। तो हमने इनको पेमेंट कब दी? 20 को। जब पेमेंट देंगे तब तो आएगा ना। पेमेंट दोगे तो ये क्रेडिट साइड में आएगा। राम एंड डिस्काउंट रिसिव 200। भाई हमने 3200 इनको दिया और हमें 200 रुपए क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो हमको डिस्काउंट कभी भी कैश बुक में नहीं आता, सिर्फ अमाउंट से माइनस हो जाता है। तो 3200 में से 200 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 3000। तो आपने 3000 ही दिया होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बच्चों इसके बाद आते हैं विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस। हमने बैंक से पैसा निकाला अपनी ऑफिस यूज के लिए, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो इसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? चलिए इसके बाद बच्चों है पेड टू अमर बाई चेक। हमने अमर को पैसा दिया चेक से। बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि ये सिंपल कैश बुक है और सिंपल कैश बुक में मैंने कल ही बताया था कि चेक से पैसा मिलता है या चेक से हम पैसा देते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। सिंपल कैश बुक में नहीं आता। डबल कॉलम कैश बुक में आएगा, लेकिन सिंपल कैश बुक में कभी भी जो भी चेक से पैसा मिलेगा या हम चेक से पैसा देंगे तो वो कभी भी सिंपल कैश बुक में नहीं आता। इतनी बात समझ में आ गई सबको? तो ये बताओ यहाँ तक जितने भी ट्रांजेक्शन मैंने बताए
किसी को कोई डाउट हो पूछ लो कि सर मुझे यहाँ नहीं समझ में आया। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो आपको ना समझ में आया हो, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है? आ गया सबको समझ में? आगे बढ़ें। तो अब बच्चों आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 2500। हमने गोपाल को फुल सेटलमेंट में कितना दिया? नहीं दिखाई दिया? एक सेकंड यार, ये तो थोड़ा ही देखिए क्या लिखा है। पेड टू गोपाल, पेड टू गोपाल इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट 2500। गोपाल का जो गोपाल को हमको देना था 2500, लेकिन हमने दिया कितना? 2300। ठीक है, 2500 देना था लेकिन 2300 दे के ही हमने फुल सेटलमेंट कर लिया। तो एक्चुअल में हमने कैश में इसको कितना दिया है? 2300 ही तो दिया है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा जाएगा कितना? 2300। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो ये लिखा होगा 28 तारीख को 2300। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब बेटा 29 को देखिए, पेड कैरेज है, ये भी पैसा जाएगा। जाएगा तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। देखो लिखा हुआ है, लिखा है, सभी को दिखाई दिया? एनी प्रॉब्लम? चलिए इसके बाद बच्चों लिखा है पेड रेंट। यहाँ पे रेंट हमने कितना दिया? 4000। तो पैसा जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा है पेड रेंट 4000, पैसा जाएगा इसलिए क्रेडिट में लिखा। इसके साथ ही साथ हमें जीएसटी भी इस पे देनी पड़ेगी 6%। तो 4000 का 6% 240 आएगा। तो जीएसटी जब लगी है तो जीएसटी देनी पड़ेगी। तो ये भी देखो क्रेडिट साइड में दोनों लिखा हुआ है, सी जीएसटी एस जीएसटी। कोई दिक्कत है किसी को तो पूछ लो। ये तो बच्चों यहाँ पे देखो सारी चीजें आपने बना ली, कैश बुक में हर एक चीज आपने डाल दिया। ये कैश बुक का है, क्वेश्चन भी आपको मैंने दिखा दिया और सॉल्यूशन भी। इसका बैलेंसिंग हो जाएगी। बैलेंसिंग आपको पता है ये कैसे होता है, डेबिट साइड को जोड़ लेंगे, क्रेडिट साइड को जोड़ लेंगे, माइनस हो जाएगा, बैलेंस बचेगा 13,936, जो कि देखिए अप्रैल 30 को लिखा है टू बाई बैलेंस ईडी। बाई में लिखा नहीं, बाई बैलेंस ईडी। इतनी आपकी बैलेंसिंग आ जाएगी। अच्छा बैलेंसिंग अब सभी को आ गई है ना, कैसे की जाती है? डेबिट को जोड़ लीजिए, क्रेडिट को जोड़ लीजिए, जो ज्यादा होगा उसे दोनों तरफ लिखेंगे, कम वाले को माइनस कीजिए, जो बचेगा उसे हम उस साइड लिख देंगे जिधर भी कम होगा। इधर क्रेडिट साइड बचेगा उस 13,936 एकदम लास्ट में देखिए क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। सीडी का फुल फॉर्म कैरिड डाउन। और डेट हमेशा मैंने कल भी आपको समझाया था, डेट कौन सी डालेंगे? जो भी मंथ चलेगा उसकी लास्ट डेट। जिस तरह यहाँ अप्रैल मंथ चल रहा था तो अप्रैल की लास्ट डेट कब आएगी? 30 अप्रैल। समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो बच्चों। बच्चों तो जब भी आप किसी भी गुड्स को परचेस होता है आपका, तो उस पर हमेशा क्या लगता है? इनपुट जीएसटी। मतलब जो भी जीएसटी आप लिखते हो, सी जीएसटी एस जीएसटी, उसे इनपुट कहते हैं, क्योंकि सामान आया, सामान इन हुआ, सामान आया तो वो इनपुट जीएसटी हो जाएगी। कोई दिक्कत? और जब भी सामान सेल्स होता है बच्चों, जब भी आप सामान को बेचते हो तो ये सामान जाएगा, आउट होगा, तो बस जो आप जीएसटी लिखते हो, सी जीएसटी एस जीएसटी, उसे आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी। जो भी सामान जाएगा, जो भी सामान आएगा, उसे हम कहते हैं, उस पर लगने वाला जीएसटी इनपुट होता है, और जब हम सामान बेचते हैं तो उस पर लगने वाला जीएसटी आउटपुट जीएसटी होता है। बस इतनी सी बात थी। अब आगे हम आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। अभी हमने पढ़ा था सिंपल कैश बुक, वो सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट था। अब यहां पे हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक।
सिंपल कॉलम कैश बुक में, जो सिंपल कैश बुक थी उसमें ये बैंक वाला कॉलम नहीं बनता था। आपने देखा होगा तो सिर्फ डेट था, पर्टिकुलर था, एलएफ था, एक वाउचर नंबर का भी कॉलम यहाँ पे बन जाता था। तो आप उसे बनाइए ना बनाइए कोई दिक्कत नहीं, ये एलएफ बनेगा। उसके बाद सिंपल कॉलम में सिर्फ कैश बुक एक अमाउंट का कॉलम होता था जो कि कैश का होता था। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी 1 2 3 4 कॉलम होते थे और 8 कॉलम्स इन अ कैश बुक। लेकिन जब डबल कॉलम कैश बुक की बात की जाएगी बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक की, तो एक कॉलम इसमें बैंक का भी ऐड हो जाएगा। कौन सा? बैंक का। तो अगर सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की जाए तो हाउ मेनी कॉलम्स इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक? तो 8 कॉलम। एंड हाउ मेनी कॉलम इन अ डबल कॉलम कैश बुक? 10 कॉलम। समझ में आया? तो डेबिट साइड में भी एक कॉलम बैंक का आप बढ़ा दोगे और क्रेडिट साइड में भी आप एक कॉलम बैंक का बना दोगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5, 5 डेबिट साइड में, 5 क्रेडिट साइड में, टोटल 10 कॉलम हो गए। बताओ बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक के फॉर्मेट में कोई दिक्कत है क्या? जो भी कैश बुक आपने बनाई है बस उसी में कॉलम बना देंगे। ध्यान रखिएगा, कॉलम बनाते समय कॉलम का साइज इक्वल होना चाहिए। से दिक्कत ये आती है कि हम इक्वल साइज में बांट नहीं पाते, कभी कभी बच्चों को ये समस्या आती है। तो चलिए मैं बताता हूँ कॉलम कैसे आप बनाएंगे। ठीक है, आइए सीखते हैं। फिलहाल ये चीज सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? चलिए मैं आपको बताता हूँ कॉलम बनते कैसे। ये बच्चों आपकी कॉपी का एक पेज है, ठीक है। अब ये पेज है, पेज में सबसे पहले हम ऊपर 2 पैरेलल लाइन खींच लेते हैं और इसको बीचों बीच एकदम मिड से डिवाइड कर लेंगे, एकदम बीचों बीच डिवाइड कीजिएगा। जब एकदम मिड से डिवाइड हो जाएगा ना तो इक्वल कॉलम आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको 5 कॉलम बनाने हैं और राइट हैंड साइड में भी 5 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का कॉलम बनाएंगे, इसके बाद कैश का कॉलम बनाएंगे इक्वल साइज का, फिर छोटा सा बनाएंगे एलएफ और इसके बाद यहां से हम बना देंगे डेट। हो गए 5 कॉलम, 1 2 3 4 5। सेम प्रोसीजर आपको इधर से भी आना है। सबसे पहले हम बैंक का बनाएंगे, फिर कैश का बनाएंगे, फिर छोटा सा बनाएंगे एलएफ और आफ्टर दैट हम यहां बगल से बनाएंगे डेट का। तो ये कॉलम आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर का, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऊपर लिख देंगे कैश बुक, कैश बुक, ठीक है। ऊपर आप डाल दीजिएगा कैश बुक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कॉलम कैसे बनाते हैं समझ में आ गया? तो बस ध्यान में यही रखिएगा कि कॉपी में सबसे पहले उसको हम 20 से ऐसे बांट लेंगे, 20 से डिवाइड हो जाएगा। 20 से डिवाइड करने के बाद आपको इक्वल कॉलम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल जाता है, उसमें आप 5 कॉलम्स बना लीजिए। तो ये है बेटा डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट। डबल कॉलम कैश बुक बनती कैसे है, क्वेश्चंस कैसे लगाए जाते हैं, इसको हम कल की डेट में डिस्कस किया जाएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? तो बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक खत्म हो जाती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ इतना ही था, या तो जीएसटी वाला क्वेश्चन आएगा और या फिर नॉर्मल क्वेश्चन आएगा। जीएसटी वाले क्वेश्चन या नॉर्मल क्वेश्चन में जो भी है सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है, पूरी कैश बुक में कॉन्सेप्ट एक ही है, पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। आप डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ोगे उसमें भी कॉन्सेप्ट यही चलेगा, पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। लास्ट में बैलेंसिंग हो जाएगी, बैलेंसिंग में जो भी अमाउंट बचेगा बैलेंस में उसे बैलेंस सीडी लिख देते हैं। बस इतनी सी बात थी कैश बुक में, इसके अलावा कैश बुक का कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो पूछना हो पूछ लो। फिलहाल आज के लिए थैंक यू, आज का टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आपको कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में तो आप उससे पूछ सकते हो।